तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में डेट लिख के दिया रहेगा, वो डेट आपको वहाँ पे लिखना है, पर्टिकुलर्स रुपीज। वो वाला आपका डेबिट साइड होगा और ये वाला आपका क्रेडिट साइड होगा। ठीक है, तो डेबिट में ये सारे के सारे खर्चे मैंने यहाँ तक लिखा है, और क्रेडिट में यही है, और 3-4 आइटम है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं आपको एडजस्टमेंट सिखाऊंगा। तो फिलहाल आपको इतने नाम याद रखने हैं इसके अंदर। अब ये सारे के सारे नाम यहाँ पे ही क्यों आ रहे हैं, अब इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग जो अकाउंट सीखने वाले कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने जस्ट अभी आपको मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, वो सारी की सारी ट्रेडिंग एक्टिविटी का जो हिसाब किताब है, वो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। और ट्रेड क्या होता है, मैंने आपको बताया कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब मैं जो भी गुड्स को खरीदूंगा और बेचूंगा, तो बेचने के लायक बनाने के पीछे जो कुछ भी खर्चा रहेगा, वो सारे के सारे खर्चे को हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ, वो याद रखो ऐसा कि कल को अगर आपको कोई पूछेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग जो खर्चे रिकॉर्ड करते हो, वो कौन से खर्चे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब बिजनेस के अंदर जो खर्चा लगने वाला है वो दो टाइप का होता है, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलेंगे, तो डायरेक्ट एक्सपेंस आप लोग उसको बोलेंगे कि जैसे कि मैंने कहाँ से मार्कर खरीद के लाया, जहाँ से मैंने परचेज किया, फिर परचेज करने के बाद फिर मैं वहां से उठा के अपने फैक्ट्री तक या अपने ऑफिस तक या फिर अपने गोडाउन तक उस मटेरियल को लेके आऊंगा। तो मटेरियल को अपने फैक्ट्री तक ऑफिस के लाने के बीच में भी कुछ खर्चा हुआ रहेगा, कुछ मैंने टैक्स पे किया रहेगा उस गुड्स के ऊपर, कुछ लोडिंग एंड अनलोडिंग का चार्जेस मैंने उसको कुछ उसके ऊपर पे किया रहेगा। फिर मैं अपनी फैक्ट्री के अंदर इसको लेके आऊंगा, वेयर हाउस में लाऊंगा, फिर इसके ऊपर कुछ पैकेजिंग करूंगा, कुछ ब्रांडिंग करूंगा। अगर इसमें मुझे कुछ पॉलिशन करना रहा, कुछ फिनिशिंग वाला काम करना रहा, तो वो इसको मैं करूंगा। फिर करने के बाद फिर देन मैं इसको मार्केट में क्या करूंगा, बेचूंगा। तो मार्केट में बेचने के पहले जो कुछ भी खर्चा लग रहा है, इस साइकिल में जो कुछ भी खर्चा लग रहा है, उन सारे के सारे खर्चे को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर। तो ये हमारे बिजनेस का कौन सा खर्चा हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रेडिंग बिजनेस का एग्जांपल है। मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हो, इस मार्कर को आप मार्केट में आप बेचने के लिए जा रहे हो, तो बेचने के लिए आपने जो कुछ भी खर्चा किया रहेगा, वो सारे के सारे खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। तो आपको एक शॉर्टकट देता हूँ, वो आप लोग याद रखो, अगर आपको ऐसा टेक्निकल वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए आप लोग याद रखो कि फैक्ट्री में लगने वाला जो भी खर्चा रहता है, कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंस रहेंगे, फैक्ट्री रिलेटेड जो भी आपके एक्सपेंस रहेंगे, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब ऑफिस से रिलेटेड आपके जो भी खर्चे रहेंगे या फिर सेलिंग से रिलेटेड जो भी आपके खर्चे रहेंगे, वो सारे के सारे, या फिर ऑल अदर एक्सपेंसेस जितने भी खर्चे रहेंगे, वो सारे के सारे खर्चे को आप लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलना। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी आपका खर्चा रहेगा, हम लोग उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। और ऑफिस से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड, ऑल अदर एक्सपेंस, मतलब फैक्ट्री के खर्चों को छोड़ के बाकी जितने भी खर्चे बच गए, वो सारे के सारे खर्चे अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसके अंदर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बस ये माइंडसेट आपको करना है। अगर आपने ये माइंडसेट कर लिया ना, तो आप लोग इजीली कोई भी एक्सपेंस को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और वही मिर्च मसाला हम लोग ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, और कुछ नहीं। ठीक है, अब जैसे एक्सपेंस की बात है, तो उसी तरह इनकम भी होगा। अब बिजनेस के अंदर जो इनकम जनरेट होता है, वो भी दो तरह से इनकम जनरेट होता है। एक होता है डायरेक्ट इनकम और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनकम। तो आप डायरेक्ट इनकम किसको बोलोगे, तो डायरेक्ट इनकम को आप लोग ऐसा समझ सकते हैं, ये मार्कर का जो मेरा बिजनेस है, इस मार्कर को बेच के जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, वो मेरा डायरेक्ट डायरेक्ट इनकम। जैसे मैं बच्चे लोग को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो बच्चे लोग से जो मुझे फीस मिलेगी मेरे बिजनेस से, तो वो मेरे बिजनेस का डायरेक्ट इनकम। लेकिन सोचो कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैंने उस प्रॉपर्टी को भाड़े पे दिया है, तो हर महीना मुझे उसके ऊपर रेंट मिलेगा। मेरे पास बहुत सारा पैसा मैंने बैंक में उसका एफडी करके रखा है, तो हर महीना मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, या हर साल मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने किसी कंपनी का शेयर्स खरीद के रखा, तो उसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिलेगा। मैं किसी के लिए कोई दूसरा काम करो, तो कोई मुझे कमीशन दे रहा है। मतलब जिस टाइप का बिजनेस है, जिस टाइप का आपका बिजनेस है, उससे जो पैसा कमा रहे हो, वो तो आपका डायरेक्ट इनकम।
इसके अलावा बाकी कहीं और जगह से अगर आपके पास पैसा आ रहा है, दूसरी जगह से अगर आपके पास पैसा आ रहा है, तो वो सारा का सारा आपका जो इनकम होगा ना, वो आपका इनडायरेक्ट इनकम होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। अभी भी इसका एग्जांपल दूंगा मैं आपको, एक मोटा मोटा आपको जैसे एक माइंड सेट करा रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट इनकम का मतलब क्या हो गया कि आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस होगा, जो आपका जो भी पर्टिकुलर बिजनेस होगा, इसके अंदर आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करोगे तो वो आपका डायरेक्ट इनकम होता है। और इनडायरेक्ट इनकम मतलब बाकी अदर जहां से भी अगर आपके पास पैसा आएगा, अदर इनकम, बाकी कहीं से भी अगर आपके पास पैसा आएगा, वो आपका इनडायरेक्ट इनकम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका डायरेक्ट इनकम है, आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, और जो आपका इनडायरेक्ट इनकम है ना, आप उसको पीएनएल अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। अब ये खर्चा है इसलिए डेबिट में आएगा, ये इनकम है इसलिए क्रेडिट में आएगा। ये खर्चा है इसलिए डेबिट में आएगा, ये इनकम है इसलिए क्रेडिट में आएगा। क्यों डेबिट में आएगा, क्यों क्रेडिट में आएगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट रूल फॉलो कर रहे हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका खर्चा होगा, जो भी आपका लॉस होगा, वो हमेशा डेबिट में आएगा, और जो भी आपका इनकम होगा, जो भी आपका प्रॉफिट होगा, वो हमेशा क्रेडिट में आएगा। तो उसी चीज को हम लोग फॉलो करते हुए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब हम लोग सीधा ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर जंप करते हैं। चलो आज आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या खर्चा है। तो मैंने यहाँ पे डेबिट में जितने भी खर्चे लिखे हैं ना, वो सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस अगर आपको टेक्निकल हार्ड लग रहा है, तो आप लोग ऐसा याद रखो, फैक्ट्री रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंस है वो सब इसके अंदर है। तो क्रेडिट में क्या है, तो क्रेडिट में डायरेक्ट इनकम। अगर डायरेक्ट इनकम याद रखना है तो फैक्ट्री इनकम याद रखो। फैक्ट्री में आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, आप उसको बेच रहे हो और आप पैसा कमा रहे हो। यहाँ पे बना रहे नहीं है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन, कुछ भी फिनिशिंग वाला काम कर रहे हैं अपन, पॉलिशिंग वाला ऐसा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो डेबिट में सारे के सारे खर्चे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक डेबिट में क्यों आता है, तो आप लोगों के लिए ऐसा एक पहले एक प्रोफेशनल आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे कि कोई अगर नया नया कोई अगर बिजनेस अगर स्टार्ट हो रहा है, तो इस बिजनेस का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं रहता है। जिस 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 साल उस बिजनेस का आखिरी डेट होगा, जिस दिन वो अपना फाइनल अकाउंट बनाएगा, और लास्ट में साल के आखिरी में उसके बाद जो स्टॉक बचेगा ना, एट एंड ऑफ द ईयर, मतलब 31 मार्च बोलो या 31 दिसंबर बोलो, तो जिस दिन उसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, वो अगले साल का उसका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे ऐसा सर, ये तो सब ऐसा तो नहीं समझ रहा। कुछ दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है, तो सिर्फ एग्जाम्पल देने के हिसाब से आपको मैं बता, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तो एक माइंड सेट हो जाएगा, ये इधर क्यों आ रहा है करके। तो जस्ट एग्जाम्पल के हिसाब से आपको मैं समझा रहा हूँ ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा एक मोबाइल शॉप है, और इस मोबाइल शॉप में मैं मोबाइल फोन सेल करता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बिजनेस करने के लिए समझो कि मैंने 100 फोन खरीद के लाया, और एक फोन समझो 10 रुपीज में मिलता है। ऐसे समझो, समझाने के हिसाब से आपको बता रहा है, ऐसे तो मिलता नहीं है, बट समझो ऐसा। तो इसका मतलब मेरा कितना पैसा चला गया यहाँ पे, 1000 रुपीज चला। ओके, मतलब बिजनेस करने के लिए मैंने जो स्टार्टिंग में जो सामान खरीद के लाया है, बिजनेस करने के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में सामान खरीद के लाया है, वो मेरा कौन सा स्टॉक हो जाएगा उनमें, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो क्या लगता है वो ओपनिंग स्टॉक आपको फ्री में मिला रहेगा क्या? आपने कहीं से तो खरीद के लाया, आपने उसके लिए 2 पैसा खर्च किया है, तभी तो आप उसको क्या कर सकते हो। तो आपने कहीं से तो खरीद के लाया, उसके लिए 2 पैसा खर्च किया है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, डेबिट में। ऐसा आप लोग इसके हिसाब से याद रखोगे ऐसे। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने जो स्टॉक खरीद के लाया है बिजनेस करने के लिए, तो स्टार्टिंग में जो आपको जो स्टॉक मिला रहेगा फ्री में तो नहीं मिला रहेगा, आपने कहीं से तो खरीद के लाया रहेगा, उसके ऊपर कुछ तो कुछ पैसा खर्च किया रहेगा, तो आपके लिए खर्चा है, इसलिए वो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। अब सवाल उठता है कि ट्रेडिंग की डेबिट में क्यों आए? भाई जब आप स्टॉक खरीद के लाओगे तभी तो आप उसका ट्रेड कर पाओगे ना। अगर आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस का मतलब किसी पर्टिकुलर बिजनेस को चलाना चाहते हो, तो मुझे पहला क्या करना पड़ेगा, पहले कहीं से मार्कर खरीद के लाना पड़ेगा, देन उसके बाद ही मैं ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता हूँ। बिना उसके मैं स्टार्ट कर सकता हूँ क्या? पॉसिबल ही नहीं, इसलिए वो ट्रेडिंग। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमारे लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट। नेक्स्ट, फिर उसके बाद मैंने क्या लिखा है, परचेसेस लिखा है। परचेज, अब परचेज का मतलब क्या हुआ कि मैंने और खरीद के लाया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जो 100 मोबाइल फोन खरीद के लाया, वो सारे के सारे फोन सोल्ड आउट हो गए, सारे के सारे बिक गए।
अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, और खरीद के लाना पड़ेगा। तो समझो कि मैंने और 300 मोबाइल फोन परचेज करके लाया, 300 मोबाइल फोन, और एक फोन समझो मेरे को 10 रुपीज में मिला, तो मेरा कितना पैसा चला गया, 3000 रुपीज चला गया। तो ये मेरा परचेस हो गया, तो ये भी थोड़ी फ्री में मिला रहेगा, इसलिए आपने पैसा खर्च किया, तो ये भी आपके लिए खर्चा है, इसलिए वो डेबिट में आने। ठीक है। अब उसके नीचे मैंने क्या लिखा है, माइनस परचेस रिटर्न, और दूसरा मैंने नाम लिखा है यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड। तो पहले ये समझते परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई चीज परचेज किया, फिर मैंने इसको रिटर्न कर दिया। अब इंसान रिटर्न कब करता है, तो मैंने जिस टाइप की क्वांटिटी का मैंने उसको ऑर्डर दिया रहेगा, अगर उस टाइप की क्वांटिटी को ऑर्डर वो फुलफिल नहीं कर पाया, मैंने जो मंगाया था वो नहीं आया, या फिर गुड्स डैमेज कंडीशन में आया, डिफेक्टिव कंडीशन में आ गया, खराब क्वालिटी का निकल गया, जैसा मैंने उसको बोला था वैसा नहीं हो पाया, तो हमने जो खरीदा है उसमें से रिटर्न कर देंगे। तो समझो कि मैंने 300 मोबाइल फोन खरीदा था, और 300 मोबाइल फोन में से 50 फोन खराब निकला, तो मैं क्या करूंगा, 50 फोन को उसको वापस रिटर्न कर दूंगा। तो बोलो कि अब एक्चुअल में मेरे पास कितना बचेगा, तो 300 में से मेरे को 50 को माइनस करना पड़ेगा। तो 300 में से अगर मैं 50 को माइनस करूंगा, तो मेरे पास बचेगा कितना, 250। तो मेरा ये एक्चुअल आंसर आएगा, नेट परचेस ये मेरा है। तो इसलिए परचेस में से आपको क्या करना है, परचेस रिटर्न माइनस करना है। अब मैंने वहां पे उसका परचेस रिटर्न का दूसरा नाम लिखा, रिटर्न आउटवर्ड। अभी रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब ही होता है परचेस रिटर्न। अब इसको इसको याद कैसे रखना है, इसको समझना कैसे। तो देखो, मैंने कहीं से सामान खरीद के लाया, परचेस करके लाया, मैंने मार्कर परचेस करके लाया, वो डिफेक्टिव निकला। अब डिफेक्टिव निकलने के बाद फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न वर्ड तो समझ रहा है, लेकिन ये आउटवर्ड कैसे समझेगा, देखो। तो मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो चीज मेरे पास इन हो रही है कि आउट हो रही है, तो वो चीज मेरे पास से जा रही है, मतलब मेरे पास से आउट हो रही है। इसलिए परचेस में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस करते हैं, क्योंकि आपने जो खरीदा है वो डिफेक्टिव निकला, खराब निकला, अब आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तो वो आपके पास से आउट होने वाला है, इसलिए परचेस में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद है वेजेस। तो जो बंदा फैक्ट्री में काम करता है, या फिर लोडिंग एंड अनलोडिंग का जो भी आपने जो पैसा पे किया रहेगा, माल को चढ़ाने के लिए, माल को उतारने के लिए, या फैक्ट्री में लगने वाला जो भी आप उसके लिए अपने लेबर को हायर करके रखा है, तो पैकेजिंग करने के लिए या फिर पॉलिशिंग करने के लिए, कुछ भी, मतलब फैक्ट्री में अपने वर्कर को हायर किया, आप इसको कुछ पैसा दे रहे हो, तो उसके लिए वो क्या बन जाएगा, वेजेस बन जाएगा। तो वेजेस भी हमारे लिए खर्चा है, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में है। फिर उसके बाद है कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड, दोनों का मतलब एक ही होता है। कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड क्या होता है, दोनों का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब अगर मैं कहीं से अगर मटेरियल खरीद के ला रहा हूँ, कहीं से अगर मैं मटेरियल खरीद के ला रहा हूँ, और मेरी जो फैक्ट्री है 50 किलोमीटर दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, तो मैं गोद में तो उठा के नहीं लाऊंगा उसको, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे उसको टेम्पो में, ट्रक में, या फिर लॉरी में, किसी में भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, माल को चढ़ा के और फिर यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो जो आने जाने का जो खर्चा लगता है, मतलब उसको माल को लेके आने का जो खर्चा लगता है ना, उसको कहा जाता है कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट इनवर्ड उसको बोलते हैं। तो ये भी मटेरियल पे लगने वाला खर्चा है, और ये जो मटेरियल वो कहाँ पे यूज होने वाला है, फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में लगने वाला जो भी खर्चा वो कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इसलिए वो ट्रेडिंग के डेबिट में है। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिख के दिया है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी का हिंदी में मतलब होता है चुंगी नाका। तो आपको ऐसा नहीं समझा, चुंगी नाका मतलब जस्ट लाइक अ टोल नाका, आप लोग समझो। तो समझो कि हम लोग जैसे कि मैं रहता हूँ, समझो कि मुंबई, ठीक है। अब मुंबई से कोई गुड्स मुझे लेके जाना है दूसरे इलाके में, तो दूसरा इलाका समझो है थाना, वहां पे लेके जाने का। तो जब कोई गुड्स एक इलाके से दूसरे इलाके में लेके जाते हैं, तो समझो कि मैं 2 लाख रुपए का गुड्स लेके जा रहा हूँ थाने के अंदर, तो थाने का जो बॉर्डर होगा या मुंबई का जो बॉर्डर होगा, उस बॉर्डर के ऊपर, उस बॉर्डर पर मुझे इस गुड्स के ऊपर कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा या ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। उसी ड्यूटी को बोलते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। मतलब जब आप एक माल को एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी में लेके जाते हो, तो उसमें भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो आपने दूसरे लोकेलिटी में जाने के लिए आपने उस माल के ऊपर जो टैक्स पे किया है, उसी टैक्स को क्या बोलते हैं, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। तो ये जो आपने टैक्स पे किया है उस मटेरियल के ऊपर, उस गुड्स के ऊपर पे किया है, तो गुड्स से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा, या फिर आप जो गुड्स लेके जा रहे हो फाइनली कहाँ पे कंज्यूम होने वाला है, फैक्ट्री में कंज्यूम होने वाला है, और फैक्ट्री में लगने वाला जो भी खर्चा रहेगा वो कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। इसलिए ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भी वहां पे आता है। ठीक है। नेक्स्ट उसी से मिलता जुलता है इम्पोर्ट ड्यूटी।
अब इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या रहता है कि मैं आउट ऑफ इंडिया से, चाइना से, अमेरिका से, जापान से, रशिया से, कहीं से भी अगर कोई मटेरियल में सस्ता मटेरियल उठा के इंडिया में लेके आ रहा हूँ, तो मुझे उस बॉर्डर के ऊपर मतलब फॉरेन से अगर कोई भी अगर मटेरियल में अगर इंडिया में लेके आ रहा हूँ, कोई भी गुड्स अगर मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके ऊपर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो उस टाइप की ड्यूटी को अपन क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी। अब इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पे क्यों आएगा, अब सोचो, आप जो मटेरियल खरीद के लेके आ रहे हो, जो मटेरियल खरीद के लेके आ रहे हो या गुड्स खरीद के लेके आ रहे हो, अब उसी का ट्रेडिंग करने वाला ना यहाँ पे इंडिया के अंदर, तो ये भी ट्रेडिंग रिलेटेड एक्टिविटी हो गया, इसलिए ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंस हो गया, इसलिए वो ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। या फिर फैक्ट्री का एक माइंड सेट है, तो ऐसा याद रखो कि कोई मटेरियल मैं लेके आ रहा हूँ, तो उसको यूज कहाँ पे करूंगा, फैक्ट्री में यूज करूंगा, इसलिए फैक्ट्री में लगने वाला जो खर्चा रहेगा वो कहाँ पे आ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा। फिर उसके बाद है डॉक चार्जेस। अब ऑक्टेट ड्यूटी मतलब बाय रोड वाला हो, इम्पोर्ट ड्यूटी मतलब बाय फ्लाइट से आप कोई चीज लेके आ रहे हो। अब यहाँ पे डॉक चार्जेस का मतलब है कि बाय शिप के थ्रू अगर आप कोई सामान लेके आ रहे हो चाइना से, कहीं से भी वाया शिप के थ्रू आपके पास मटेरियल आ रहा है, गुड्स आ रहा है आपके पास, तो आपको शिप के टाइम पे वहां पे भी आपको कुछ चार्जेस पे करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डॉक चार्जेस। तो जो भी पोर्ट होगा, जिस पोर्ट पे भी आपका माल उतरेगा, जिस भी बंदरगाह पे आपका माल उतरेगा, उस पोर्ट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, उस सामान के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक चार्जेस। तो ये भी कहाँ पे यूज होने वाला है, फैक्ट्री में ना, इसलिए यहाँ पे आएगा। ऊपर फिर उसके बाद मैंने लिखा है, फिर उसके बाद मैंने लिखा फैक्ट्री रेंट। अब फैक्ट्री के अंदर ही मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉलिशिंग का काम करना पड़ेगा, अल्ट्रेशन का काम करना पड़ेगा, या फिनिशिंग का काम करना पड़ेगा, या कुछ मॉडिफिकेशन का काम करना पड़ेगा। हाथ मत डाल, अभी आवाज मत करना। फिर नेक्स्ट है फैक्ट्री रेंट। तो फैक्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री खरीदने के लिए, नेक्स्ट है फैक्ट्री रेंट। तो मेरे पास फैक्ट्री खरीदने के लिए तो पैसा नहीं है, तो मैंने क्या किया, फैक्ट्री रेंट पे ले लिया, भाड़े पे ले लिया। अब फैक्ट्री में क्या करूंगा, मैं पैकेजिंग का काम करूंगा, मॉडिफिकेशन का काम करूंगा, अल्टरेशन का काम करूंगा, फिनिशिंग का काम करूंगा, पैकेजिंग का काम करूंगा, कोई भी काम फैक्ट्री में जो होता है एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसमें जो लगने वाला मतलब उसमें वो तो मतलब वो सारी की सारी एक्टिविटी जो फैक्ट्री के अंदर परफॉर्म होने वाली, तो इसलिए मैंने फैक्ट्री क्या भाड़े पे ले लिया, तो हर महीना मुझे इसका रेंट पे करना पड़ेगा, तो ये मेरे लिए खर्चा है, इसलिए वो ट्रेडिंग के डेबिट में है, क्योंकि फैक्ट्री में लगने वाला खर्चा। नेक्स्ट है फैक्ट्री इंश्योरेंस। तो मैंने अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस निकाल के रखा है कि कल को अगर फैक्ट्री में अगर आग वाग लग जाए तो मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, तो उस नुकसान से बचने के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस निकालता है, तो उसके लिए वो एनुअली खर्चा है, तो भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है फैक्ट्री के लाइटिंग का खर्चा। नेक्स्ट है पावर एंड फ्यूल। बड़ी बड़ी मशीन को चलाने के लिए आपको पावर और फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, बिना पावर के फ्यूल के आप लोग मशीन को रन ही नहीं कर सकते हो सकते, इसलिए फ्री भी थोड़ी मिलता है, इसके लिए आपको दो पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो ये भी आपके लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है मोटिव पावर, जस्ट लाइक वही हो गया, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा लिख के दिया रहेगा, मोटिव पावर मतलब किसी मशीन को रन करने के लिए, चलाने के लिए आपको स्टीम की जरूरत पड़ सकती है, या किसी टाइप के फ्यूल की जरूरत पड़ सकती है, या फिर किसी जनरेटर की जरूरत पड़ सकती है। तो मतलब मशीन का मूवमेंट करने के लिए, मशीन के मूवमेंट करने के लिए आप जो भी एनर्जी यूज कर रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, मोटिव पावर बोलेंगे। तो जस्ट लाइक आप लोग जनरेटर है समझो, एक छोटा एग्जाम्पल देने के हिसाब से, ठीक है, तो ये भी थोड़ी फ्री में मिलने वाला है, इसके लिए आपको दो पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो ये भी हमारे लिए खर्चा है, इसलिए डेबिट में है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग का काम कहाँ पे होता है, ऑफ कोर्स कहाँ पे होता है, फैक्ट्री के अंदर होता है, और फैक्ट्री में लगने वाला जो खर्चा रहता है कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, इसलिए यहाँ पे आता है। अभी खर्चा हुआ नहीं है, अभी और खर्चे बाकी। नेक्स्ट लिख के दिया है रॉयल्टीज। तो रॉयल्टीज का मतलब क्या होता है, मैं अलग अलग उसका मतलब है, बट आपको एक सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। ऐसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर को बनाने के लिए एक स्पेशल मशीन मशीन की जरूरत है, और वो स्पेशल मशीन मेरे पास नहीं है,
वो स्पेशल मशीन मेरे पास नहीं है, किसी और कंपनी के पास है। तो मैं उस कंपनी के पास गया और कंपनी को मैंने बोला कि मुझे आपकी मशीन भाड़े पे चाहिए। तो उसने बोला भाड़े पे नहीं देंगे, आप एक काम करो, आप हमारी मशीन को यूज़ करो। आप जितना भी मार्कर बनाओगे इस मशीन के ऊपर आप जितना भी मार्कर बनाने मतलब मॉडिफिकेशन कुछ भी आपको समथिंग करना है, तो आपको एक मार्कर के पीछे इतना पैसा हमें देना पड़ेगा। अगर आपने 1 लाख मार्कर का काम किया तो आपको एक मार्कर के पीछे 3 रुपया, 4 रुपया, 2 रुपया जितना भी देना पड़ेगा उतना आपको देना पड़ेगा। तो मतलब इस मार्कर या फिर इस गुड्स के ऊपर ही लगने वाला वो खर्चा है ना, तो गुड्स के ऊपर लगने वाला जो भी खर्चा रहेगा और बदले में आप सामने वाले को कुछ पैसा पे कर रहे हो, तो वो उसके लिए रॉयल्टी हो गया। मतलब जस्ट लाइक रेंट बोलो, लेकिन यहाँ पे रेंट बोलना सही नहीं रहेगा, तो आप लोग इसको रॉयल्टीज याद रखो ऐसा। मतलब इस मार्कर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मुझे स्पेशल की ज़रूरत है और वो स्पेशल मशीन मेरे पास नहीं है। तो मैं किसी और को अप्रोच करता हूँ, तो उसने मेरे सामने ये कंडीशन रखा कि आप जितने भी मार्कर का मॉडिफिकेशन करोगे, फिनिशिंग करोगे, तो आपको एक मार्कर के पीछे मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। तो उसको जो मैं पैसा दे रहा हूँ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉयल्टीज़ बोलेंगे। वो भी एक बिज़नेस है। तो समझो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का आउटलेट स्टार्ट करना है। तो वो स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्रैंचाइज़ी लेनी पड़ेगी। तो फ्रैंचाइज़ी लेने का मतलब ये होता है कि मैं उसका नाम यूज़ करके डोमिनोज़ पिज़्ज़ा बनाऊँगा, मार्केट में सेल करूँगा। तो जितने भी अमाउंट का सेल होगा, उसके ऊपर मुझे 5% 10% का उसको रॉयल्टी देना पड़ेगा, फीस देना पड़ेगा। मतलब मैं किसी और का नाम यूज़ कर रहा हूँ और बदले में मुझे उसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा। तो आप ऐसा रॉयल्टी समझ सकते हो। अच्छा, इसलिए डेबिट। नेक्स्ट है वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री। तो फैक्ट्री के मैनेजर की जो सैलरी रहेगी, तो हमारे लिए खर्चा है, इसलिए वो डेबिट में आ जाएगी। नेक्स्ट है प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस। मतलब इस प्रोडक्ट को पैकिंग करने के लिए, इस प्रोडक्ट की प्राइमरी पैकेजिंग करने के लिए मैंने जो खर्चा किया रहेगा, वो भी किसके अंदर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। मतलब प्राइमरी उसको पैकिंग की जरूरत पड़ेगी, नहीं करेंगे तो काम होगा नहीं। फिर उसके बाद एक कोल गैस एंड वाटर। इसका मतलब बड़ी बड़ी मशीन को चलाने के लिए फैक्ट्री के अंदर कोयले की जरूरत पड़ सकती है, गैस की जरूरत पड़ सकती है, पानी की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या लगता है ये सारी की सारी चीजें आपको फ्री में मिलने वाली है कि नहीं? इसके लिए भी आपको दो पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो ये भी आपके लिए खर्चा है, इसलिए वो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। क्योंकि ये सारी की सारी खर्चे मैंने जितने एग्जाम्पल दिए, ये सारे के सारे फैक्ट्री में लगने वाले खर्चे वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट के अकाउंट की। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है बाय सेल्स, सेल्स अकाउंट। मतलब अगर मेरा मार्कर का बिजनेस है, मैं मार्कर को बेच के मैंने पूरे साल भर में 10 लाख रुपए कमाया, 20 लाख रुपए कमाया, 30 लाख रुपए कमाया, तो मेरा बिजनेस ही यही है और इसी बिजनेस से मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो ये तो मेरा डायरेक्ट इनकम होगा। तो डायरेक्ट इनकम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है, इसलिए सेल्स को आपको क्रेडिट में लिखना है। अब उसी सेल्स में से अगर कुछ रिटर्न हो गया तो वो रिटर्न आपको माइनस करना पड़ेगा। तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरे साल भर में 20 लाख रुपए का मार्कर बेचा है। ठीक है, अब उसमें से मैंने कस्टमर को जो माल बेचा था उसमें से 1 लाख का जो मार्कर है ना वो वापस रिटर्न आ गया, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया। तो ओरिजिनली फिर मैंने कितना मार्कर सेल किया रहेगा, कितने अमाउंट का मार्कर सेल किया रहेगा? 19 लाख। तो 19 लाख कैसे मिलेगा मुझे? तो ये 20 लैक्स में से मुझे उस 1 लाख को माइनस करना पड़ेगा। जब मैं माइनस करूंगा तभी तो मेरा एग्जैक्ट आंसर आएगा 19। तो ये हो गया मेरा नेट सेल्स। तो इसीलिए सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब इस यहाँ पे मैंने मेरा दूसरा नाम लिखा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा, रिटर्न इनवर्ड। अब रिटर्न इनवर्ड और वहां पे था देखो रिटर्न आउटवर्ड, तो इसमें बच्चे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा कि लोगों को ऐसा लगता है कि रिटर्न आउटवर्ड है, तो ज्यादातर बच्चे लोग उसको सेल्स में से माइनस करते हैं। और जो रिटर्न इनवर्ड है, तो यहाँ पे बच्चे लोग क्या करते हैं? परचेज में से माइनस करते हैं। मतलब कैसा? परचेज मतलब आया तो इन समझते हैं, सेल मतलब गया इसलिए उसको आउट समझते हैं। यहाँ पे लॉजिक उल्टा है। आपको यहाँ पे क्या सोचना है कि मैंने कोई कस्टमर को सामान बेचा है, मैंने कस्टमर को कोई सामान बेचा है और वो कस्टमर मुझे मेरा सामान वापस मुझे रिटर्न कर रहा है, तो वो सामान वापस मेरे पास इन होगा ना, इन, इसलिए इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। और परचेज के केस में क्या रहता है कि मैंने कोई सामान खरीदा है, अब मैं इसको क्या करूंगा? रिटर्न करूंगा, तो मेरे पास से जाने वाला, आउट होने वाला, इसलिए परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड माइनस होता है और सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड माइनस। तो इस तरह आपको माइनस करना, तभी जाके आपको एग्जैक्टली वैल्यू पता चल पाएगा कि आपने ड्यूरिंग ईयर कितने अमाउंट का एक्चुअल सेल्स किया, वो यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट मैंने लिखा है यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जो आपके पास लास्ट में जो स्टॉक बच गया आपका क्लोजिंग स्टॉक।
तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पूरे साल भर में 10,000 मार्कर खरीदा, और 10,000 मार्कर में से मैंने समझो कि 8,000 मार्कर मैंने बेच दिया, तो मेरे पास आखिर में कितना स्टॉक बचा? 2,000 मार्कर का स्टॉक बचा, इंटू समझो 10 है, 10 रुपीज। तो इसका मतलब मेरे पास 20,000 का मार्कर बच गया। तो ये जो 20,000 का मार्कर बच गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, बट सवाल उठता है कि इसको क्रेडिट में क्यों लिखा? तो जो स्टॉक मेरे पास बचा है, क्या लगता है ये स्टॉक मैं इसको आज नहीं तो कल बेचूंगा, और आज नहीं तो बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा, तो ये मेरा नोशनल इनकम हो गया समझो। अब तक हुआ नहीं, लेकिन ये मेरे पास बच गया, तो आज नहीं तो कल इसको मैं बेचूंगा, मेरे पास दो पैसा आएगा। तो मेरा एस्टिमेटेड समझो इनकम है ये मेरा, तो इसलिए हम लोग इसको क्रेडिट में लिखेंगे। डेबिट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि डेबिट में तो सारे खर्चे आते हैं, तो क्रेडिट में आएगा, बचा हुआ जो स्टॉक रहेगा वो क्रेडिट में आएगा, तब जाके आपका हिसाब किताब प्रॉपर बन पाएगा। बस हो गया। तो इतनी चीजें आपको क्या याद रखना है, ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारी की सारी चीजें। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो समझो कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में 5,000 है, और डेबिट में समझो 3,000। तो कौन सा साइड ज्यादा हो? तो ऑफकोर्स क्रेडिट साइड ज्यादा हो, तो जो साइड ज्यादा रहता है उसको दोनों तरफ लिखने का। तो यहाँ पे मैंने 5,000 लिखा, यहाँ पे मैंने 5,000 लिखा। अब ये 5,000 में से 3,000 माइनस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा? 2,000। तो डेबिट में जो 2,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, उसको बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर वही डिफरेंस यहाँ पे आता, वही डिफरेंस अगर यहाँ पे आता 2,000 का, तो मैं इसको बोलता बाय ग्रॉस लॉस। बस। तो इस तरह हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता लगाया जाता है। बोलो आपको समझा कि नहीं समझा? ठीक है। तो इस तरह हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड होती है। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दी कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या। ओके, आई होप आपको समझा रहे। थैंक यू सो मच।